हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी विश अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ एक फुल जोश एंड एनर्जी के साथ हमारे आज के लेक्चर्स को। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत जो सर हैं उनकी इंडियन पॉलिटी की लेटेस्ट 7th एडिशन है, उसको यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिटेल में चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम चैप्टर 1 to 16 ग्रेटर डिटेल में देख चुके हैं, जिसमें हमने मोर देन 45 लेक्चर्स जो हैं वो कवर किए। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी चैनल्स पे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, आपको कोई भी चैप्टर में कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ जाके उस सीरीज़ को रिफ़र करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। और प्रेजेंटली और आज जिस लेक्चर्स की हम शुरुआत करने वाले हैं, वो लेक्चर्स होने वाला है चैप्टर 16 के बाद का चैप्टर 17। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है आपके किसका, सिलेबस का, ना कि सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए बट मेंस के लिए भी इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर्स ऑफ और एम लक्ष्मीकांत 7th एडिशन पॉलिटी। फर्स्ट, इस चैप्टर्स का जो टाइटल है चैप्टर 70, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसीज क्या होती है, किस किस टाइप्स की होती है, क्या क्या प्रोविजंस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, क्या सिचुएशंस होती है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। जो रिलेशंस हमने देखे लास्ट 2 चैप्टर्स के अंदर, सेंटर स्टेट रिलेशन एंड इंटर स्टेट रिलेशंस, उसमें भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप देख सकते हैं, लास्ट लेक्चर्स को रिफ़र कर सकते हैं। क्लियर। तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी क्या सिचुएशंस होती है, बिटवीन द स्टेट, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स क्या क्या रिलेशंस देखने को मिलते हैं, क्या पावर्स होती है सेंटर के पास, क्या रह जाती है पावर स्टेट्स के पास। ये सारी चीज़ें हम ग्रेटर डिटेल में क्या करेंगे, इस चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इमरजेंसी प्रोविजंस ये कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कहाँ पर स्पेसिफाई किए गए हैं। फर्स्टली देखिए क्या बात करते हैं हम कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, ये देख लेते हैं हम लोग पहले एक बार ब्रीफ में। तो देखिए इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे एबनॉर्मल सिचुएशंस या एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर क्या देखने को मिले कि सिचुएशन जो है वो क्या है, नॉर्मल नहीं रह जाती है। कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है और वो इजीली क्या कर रही है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है उसको परफॉर्म कर रही है। सेंटर के पास अपनी पावर है, वो इजीली क्या कर रही है, नॉर्मल सिचुएशन में अपनी पावर जो है वो एक्सरसाइज कर रही है और अपनी गुड गवर्नेंस के मॉडल को फॉलो करती है। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा देश जो है, उसकी सोवरानिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री और द कॉन्स्टिट्यूशंस, ये दोनों क्या है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थ्रेट में हो। तो ऐसी एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो होती है उससे डील करने के लिए कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में देखने को मिलते हैं और इन प्रोविजंस को बोला जाता है इमरजेंसी प्रोविज़न। क्लियर। तो ये एबनॉर्मल सिचुएशंस हैं जिसके अंदर हमारे देश की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी खतरे में होती है। उनसे डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस का यूज़ करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट 18 के अंदर आर्टिकल 352 to 360 देखने को मिलते हैं। पार्ट 18 आर्टिकल 352 to 360 हमें देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग द इमरजेंसी the central government become all the powerful and the state go into the total control of the center। किस तरीके से कौन कौन सी इमरजेंसीज होती है जिसमें क्या क्या पावर्स देखने को मिलती है वो हम बात करेंगे। बट एक चीज़ याद रखना, ये इमरजेंसी के प्रोविज़न में जनरली क्या होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि यूनियन गवर्नमेंट है, वो क्या होती है, ऑल द मोर पावरफुल बन जाती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे कहीं ना कहीं पावर छीनती हुई नज़र हमको देखने को मिलती है, ताकि ये सारी जो चीज़ें सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को कंट्री की सेव किया जा सके। इसीलिए ये चीज़ें इट कन्वर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर्स, हम बोल सकते हैं उसको क्या हो जाता है, एक यूनिटरी स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को या गवर्नेंस को कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स की पावर ले ली, सारी पावर सेंटर के पास आ गई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो क्या हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस कहीं ना कहीं टेम्पररी पीरियड्स के लिए एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस का काम करता है। और ये यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कवर किया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ रिफ़र करिए इन चैप्टर्स को। ऑन द अदर हैंड और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि दिस काइंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम द फेडरल टू द यूनिटरी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी
एक टाइप का ये यूनिक फीचर माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का कि भाई कोई ऐसी एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस आए तो क्या हुआ, फेडरल से हम बन गए यूनिटरी। और एक ये क्या है, एक यूनिक फीचर्स है ताकि ये सारी सिचुएशंस को एबनॉर्मल सिचुएशंस से डील किया जा सके। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने कुछ चीज़ें कही थी किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर। उनका क्या कहना था, तो उन्होंने बात कही थी कि ऑल द फेडरल सिस्टम इंक्लूडिंग द अमेरिका are placed in a tight mold of a federalism. No matter what the circumstances, it cannot change its form and shape from the unitary to federal or federal to unitary. But it can never be unitary in case of America. But on the other hand, sorry for the inconvenience. On the other hand, the Constitution of India can be both unitary as well as federal according to the requirement of a time and circumstances. Constitution of India can be unitary and federal unlike American constitutions जो क्या है हमेशा फेडरल ही रहने वाला है, no matter what the time and circumstances is. इन नॉर्मल टाइम्स हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो फेडरल सिस्टम्स की तरह काम करता है, बट कुछ ऐसे इमरजेंसी प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, इमरजेंसी एबनॉर्मल सिचुएशन देखने को मिलती है जब ये क्या करता है, यूनिटरी सिस्टम बन जाता है। और वही एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या देखने को मिलते हैं जिसको हम इमरजेंसी प्रोविजन कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। अब कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर 3 टाइप्स की इमरजेंसीज देखने को मिलती है। फर्स्ट बात करते हैं हम नेशनल इमरजेंसी की, जो कि हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग जनरली ये जो इमरजेंसीज़ हैं ये 3 ग्राउंड पे डिक्लेयर की जाती है, जो कि है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन। ये तीनों चीज़ें हम क्या करेंगे डिटेल में देखेंगे जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे। फॉर नाउ फॉर द शेक ऑफ ब्रीफिंग रिमेंबर नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर देखने को मिलती है और 3 ग्राउंड्स पे ये इम्पोज की जा सकती है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इमरजेंसी, दैट इज़ द प्रेसिडेंशियल रूल। ये प्रेसिडेंशियल रूल जो है इसको क्या बोला जाता है, स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। आर्टिकल 356 के अंदर देखने को मिलती है हमें ये इमरजेंसी, और ये किन ग्राउंड्स पे इम्पोज की जाती है, तो ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। ये ग्राउंड्स देखने को मिलता है जिस ग्राउंड्स पे क्या होते हैं, प्रेसिडेंट यानी कि हम बोल सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, स्टेट्स के अंदर प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी इम्पोज करते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अंडर आर्टिकल 356। थर्ड टाइप की जो इमरजेंसी हमें देखने को मिलती है वो है अंडर आर्टिकल 360 एंड दैट इज़ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कब इम्पोज की जाती है, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द क्रेडिट ऑफ इंडिया थ्रेट में हो, यानी कि इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो नो लॉन्गर स्टेबल हो, तब जाके क्या ये इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। तो ये कुछ 3 टाइप्स की इमरजेंसी हमें कॉन्स्टिट्यूशंस में देखने को मिलती है। चलिए डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 इमरजेंसी को ग्रेटर डिटेल में। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम नेशनल इमरजेंसी की कि भाई नेशनल इमरजेंसी होती क्या है। पहली चीज़ हमें किस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलती है, आर्टिकल 352 आपको याद रखना है। अब ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने बात की 3 ग्राउंड्स की, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशंस एंड आर्म रिबेलियन। वॉर का मतलब क्या होता है, जब इंडिया जो है किसी भी कंट्री के साथ ऑफिशियली वॉर पर हो, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी कंट्री के साथ ऑफिशियली वॉर जो है वो डिक्लेयर की हो ऑफिशियली कि यस इंडिया नाउ ऑनवर्ड्स इज़ अ वॉर विथ दिस पर्टिकुलर कंट्री। उस वॉर की सिचुएशंस में कहीं ना कहीं क्या है, नेशनल गवर्नमेंट है, यानी कि थ्रू द प्रेसिडेंट ऑन द रिटर्न एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। दूसरा ग्राउंड एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशंस भी क्या होता है, जब कोई ना कोई बाहर से हमें कोई ना कोई थ्रेट देखने को मिले, बाहर की कोई कंट्री क्या कर रही है, हम पे थ्रेट पहुंचा रही है, हमारे खिलाफ एग्रेशन दिखा रही है, कोई मिलिट्री कूप देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक्सटर्नल हमारी सिक्योरिटी को क्या करती है, हार्म करती है। और उन ग्राउंड्स पे भी क्या किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज
की जा सकती है। यहाँ पे वॉर में क्या होता है, ऑफिशियली डिक्लेरेशंस होती है कि भाई हाँ इंडिया इज़ नाउ एट अ वॉर विद दिस पर्टिकुलर कंट्री। बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी या एक्सटर्नल एग्रेशंस क्या होता है, ऐसा कोई ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्म रिबिलियन। आर्म रिबिलियन का मतलब क्या होता है, जब हमारी आर्म फोर्सेस, इंडिया की आर्म फोर्सेस क्या है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, ये आर्म फोर्सेस हैं अलोंग विद द पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कि 6 देखने को मिलती है। ये क्या करें, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाए और क्या कर दें, मिलिट्री कूप कर दें और गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की बात करें। जैसा कि क्या देखने को मिलता है हमको आए दिन, पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है, म्यांमार में भी पिछले 2-3 सालों से यही सिचुएशंस देखने को मिल रही है, जहाँ पे क्या हुआ, आर्म रिबिलियन देखने को मिले हैं। आर्म फोर्सेस ही रिबिलियन कर रही है अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द पीपल ऑफ द कंट्री। तब भी क्या है, ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। तो ये 3 ग्राउंड्स हमें देखने को मिलते हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द आर्म रिबिलियन, जिसके बेस पे क्या किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी जो है वो होल ऑफ द इंडिया और इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे भी डिक्लेयर की जा सकती है। रिमेंबर, नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये नहीं होता पूरे देश में ही डिक्लेयर की जाएगी, वो किसी भी पार्ट में भी डिक्लेयर की जा सकती है। जब हम वॉर पे हों किसी की कंट्री के साथ, या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबिलियन हमको देखने को मिले। इट मे बी नोटेड दैट द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। कौन डिक्लेयर करते हैं, मैंने बताया जैसा कि प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ अ वॉर और द एक्सटर्नल एग्रेशंस और द आर्म रिबिलियन। मतलब ये तीनों जो ग्राउंड हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबिलियन, ये तीनों ग्राउंड जो हैं, ये चीज़ें होने से पहले भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं बिफोर एक्चुअल अकरेंस ऑफ देम, इफ़ ही और शी इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज़ एन इमिनेंट डेंजर, कि भाई फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती है, डेंजर है, तो बिफोर द अकरेंस ऑफ दिस 3 इवेंट द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी। क्लियर है। इसके अलावा कुछ और सिनारियो की बात करें हम कि क्या क्या ग्राउंड्स और भी हो सकते हैं, जैसे कि द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इशू द डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशंस एंड आर्म रिबिलियन और इमिनेंट डेंजर देयर ऑफ, whether or not there is a proclamation already issued by him or her and such a proclamation is in operations. This provisions was added by the 38th Amendment Act. मतलब by the 38th Constitutional Amendment Act 1975 क्या डिक्लेयर किया गया था कि ये जो प्रेसिडेंट हैं वो पहले से ही क्या है, कोई भी नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दिस 3 ग्राउंड्स और कोई एमिनेंट थ्रेट भी हो, अगर पहले से भी कोई इमरजेंसी डिक्लेयर की गई होती है तो उस समय भी क्या है, अगेन न्यू सिरे से या वहीं से जो क्या है इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं एड ऑन की गई थी बाय द 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। इसके अलावा व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, याद रखना ये 2 जो ग्राउंड्स हैं, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशंस, इनको क्या बोला जाता है, कहीं ना कहीं ये दोनों को मिला के, मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशंस के ग्राउंड पे डिक्लेयर की गई हो तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल इमरजेंसी। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉर जो है वो किसी एक्सटर्नल कंट्रीज़ के साथ होगी, इंटरनल तो होगी नहीं। एक्सटर्नल एग्रेशन ये भी क्या है, कोई ना कोई एक्सटर्नल कंट्री जो है अदर कंट्री दिखा रही होगी, तो कहीं ना कहीं क्या है, हम बोल सकते हैं कि भाई एक्सटर्नल इमरजेंसी है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं थ्रेट हो रहा है हमारी कंट्री को। इसीलिए क्या बोलता है, अगर इन 2 ग्राउंड्स के ऊपर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई होती है तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल इमरजेंसी। ऑन द अदर हैंड अगर थर्ड जो ग्राउंड है आर्म रिबिलियन, इसके ग्राउंड पे अगर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, इंटरनल इमरजेंसी। क्योंकि आर्म रिबिलियन जनरली जो आर्म फोर्सेस क्या करती है, कंट्री के विद इन ही, यानी कि अंदर कंट्री के ही इनका देखने को मिलता है, या गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करेगी और साथ ही साथ क्या करेगी, पावर कैप्चर करने की कोशिश करेगी, तो उसको क्या बोला जाता है, थर्ड ग्राउंड पे अगर डिक्लेयर हो इमरजेंसी तो उसको बोला जाता है इंटरनल इमरजेंसी। क्लियर। इसके अलावा अ प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी में बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री और ओनली ऑन अ पार्ट ऑफ इट, वो तो बात कर ली हमने, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे, किसी पर्टिकुलर स्टेट पे भी डिक्लेयर की जा सकती है और एंटायर स्टेट पे यानी एंटायर द कंट्री पे भी डिक्लेयर की जा सकती है। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इनेबल द प्रेसिडेंट टू लिमिट द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया, और ये स्पेसिफिक पार्ट पे भी डिक्लेयर की जा सकती है। ये वाली चीज़ें कब ऐड की गई, तो याद रखना बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976
6 के अंदर ये चीज़ें डिक्लेयर की गई थी कि भाई किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे भी क्या है, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। इसके अलावा ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द इंटरनल डिस्टर्बेंस एज द थर्ड ग्राउंड फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये 3 ग्राउंड्स हमको देखने को मिलते हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द आर्म रिबेलियन। ओरिजिनली ये जो आर्म रिबेलियन था इसको क्या बोला गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस बोला गया था। ये आर्म रिबेलियन को इनिशियली क्या बोला गया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस बोला गया था एज द ग्राउंड ऑफ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। बट क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन जो है बहुत ही वेग मानी जाती है कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब क्या, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई फिर भी क्या इमरजेंसी लगा दोगे। इसीलिए क्या है, ये बहुत ही वेग टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती थी। इसीलिए क्या किया गया इसको, बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर क्या किया गया, इसको चेंज किया गया और यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह क्या है, आर्म रिबेलियन जो है वो ऐड किया गया। ये आपके प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना। जो थर्ड ग्राउंड ऑफ इमरजेंसी क्या है, आर्म रिबेलियन। इनिशियली ये नहीं था, इनिशियली इसकी जगह क्या था, थर्ड ग्राउंड जो है वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस को मॉडिफाई किया गया आर्म रिबेलियन से। कब किया गया ये, बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो इस डेट को क्या किया जाता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रिबेलियन से चेंज किया जाता है, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ही वेग टर्म है, इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है और इवन किया भी गया है। देखेंगे हम 1975 के अंदर जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी वो कहीं ना कहीं क्या, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के द्वारा के ग्राउंड्स पे ही लगाई गई थी बाय द इंदिरा गांधी। 1975 से देखने को मिलती है हमको 77। ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी 2 साल, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे ही इंदिरा गांधी ने लगाई थी। इसीलिए 1978 के अंदर जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, जनता दल की गवर्नमेंट देखने को मिलती है अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोरारजी देसाई। उन्होंने क्या किया, 2 साल बाद 1978 के अंदर ये इंटरनल डिस्टर्बेंस का ग्राउंड हटा के उसको आर्म रिबेलियन कर दिया था। प्रेसिडेंट हाउएवर कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर द रिसीविंग रिटर्न रिकमेंडेशंस फ्रॉम द कैबिनेट। मतलब क्या है, नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट का मन हुआ तब डिक्लेयर कर सकते नहीं, कैबिनेट जो है वो क्या करेगी, पूरा रिटर्न में लिख के देगी कि भाई ये ग्राउंड है, इसके बेस पे हम क्या आपको एडवाइस देते हैं। क्या बोलेगी, कैबिनेट बोलेगी, ये हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, कि भाई ये ग्राउंड से, तीनों ग्राउंड से, इन बेसिस पे क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप क्या करें, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करें। और वो रिटर्न ग्राउंड जो होंगे उसके बेस पे ही क्या होंगे, प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। इसका मतलब दैट द इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर ओनली ऑन द कंकरेंस ऑफ द कैबिनेट एंड नॉट मेरेली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो भाई कैबिनेट की कंकरेंस से ही होगी। खाली प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे और प्रेसिडेंट को बोल देंगे तो इमरजेंसी इम्पोज कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। 1975 में जो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इमरजेंसी इम्पोज की थी 77 तक, ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, खुद की सहमति के कारण ही कर दी थी। प्राइम मिनिस्टर ने जाके बोला प्रेसिडेंट को आप इमरजेंसी इम्पोज कर दो और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी। ये सिचुएशन ना हो इसीलिए क्या है 1978 में चीज़ें चेंज की गई, आर्म रिबेलियन ऐड किया गया। साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो है उनको रिटर्न जो है एडवाइस दी जानी चाहिए कैबिनेट की, एंटायर कैबिनेट की, ना कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की। कैबिनेट के साथ प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, सभी मिलकर रिटर्न में लिख के देंगे प्रेसिडेंट को कि अब आप इम्पोज करो, तब जाके क्या है वो चीज़ें कहीं ना कहीं इमरजेंसी प्रेसिडेंट जो है वो इम्पोज करेंगे ऑन द एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और एंटायरिटी ऑफ द कंट्री। क्लियर है। इसके अलावा इन 1975 हमको देखने को मिलता है द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एडवाइज द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम द इमरजेंसी विदाउट द कंसल्टिंग हर कैबिनेट। जो हमने बात की कि भाई 1975 में जो इंदिरा गांधी ने इम्पोज की थी इमरजेंसी, वो सिर्फ और सिर्फ बिना किसी कैबिनेट की मंजूरी के खुद की मर्जी से ही की थी। द कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म ऑन द प्रोक्लेमेशन आफ्टर इट वॉज मेड एज अ फेट एकम्प्ली द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970 है। तो इसी ने क्या किया था कि भाई कैबिनेट की रिटर्न रिक्वायर्ड एडवाइस चाहिए होती है, किसके लिए, इम्पोजिशंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही ऐड की गई थी। क्लियर है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों की हम बात करते हैं द 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, जिसकी हमने बात की। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, इसके अंदर चीज़ें क्या देखने को मिलती हैं हमको 75 के अंदर, मेड द डिक्लेरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। इसने एक और चीज़ें की थी, क्या की थी कि भाई ये जो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की गई है उसका जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं होगा। इस तरीके के प्रोविज़न ऐड करता था 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975।
बट ये जो प्रोविज़न है वो क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। फर्दर जो मिनर्वा मिल केस है ऑफ 1980, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जब प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज एंड द जुडिशियल रिव्यू कैन बी डन बेस्ड ऑन wholly extraneous and the irrelevant fact if presented। मतलब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 दोनों क्या बात करते हैं, कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू जो है नेशनल इमरजेंसी का वो किया जा सकता है, आप आर्बिट्रीली इसका यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इन शॉर्ट क्या होता है, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अंडर द केस ऑफ मिनर्वा मिल 1980 क्या किया गया, जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी जो दी गई थी 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किसको, नेशनल इमरजेंसी को, उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। क्लियर? तो इस तरीके से क्या है, प्रेसिडेंट हैं ऑन द रिटर्न एडवाइस ऑफ कैबिनेट नेशनल इमरजेंसीज को इम्पोज कर सकते हैं ऑन एनी पार्ट और द होल ऑफ द कंट्री अंडर आर्टिकल 352। 3 ग्राउंड्स होते हैं। क्लियर? इनिशियली थर्ड ग्राउंड जो था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, फिर लेटर ऑन 1978 के अंदर बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या किया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस को किससे, आर्म रिबिलियन से चेंज कर दिया गया था। क्लियर है? और याद रखना नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, कौन सा केस, तो मिनर्वा मिल केस। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, तो भाई 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। क्लियर है? तो ये चीज़ें देखने को मिलती है हमको नेशनल इमरजेंसी में। इसके अलावा हम बात करें कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड द ड्यूरेशन क्या होती है, किस तरीके से। अब कैबिनेट ने तो रिटर्न एडवाइस दे दी प्रेसिडेंट को कि आप क्या करो, इम्पोज कर दो नेशनल इमरजेंसी, उसने इम्पोज कर दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। अब क्या वही उनकी ही मर्जी चलती है, क्या उसकी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है? जी हाँ, पार्लियामेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है और टाइम टू टाइम पर्टिकुलर ड्यूरेशन से भी होती है। जैसे कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों से मस्ट अप्रूवल लेना होता है विद इन द 1 मंथ ऑफ द प्रोक्लेमेशन। जब भी इमरजेंसी आपने प्रोक्लेम की उसके 1 मंथ में दोनों हाउसेज से आपको क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना होता है। ओरिजिनली ये जो पीरियड्स था अलाउड फॉर द अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट वॉज ओरिजिनली 2 मंथ देखने को मिलता था, फिर इसको क्या किया गया, रिड्यूस करके 1 मंथ किया गया कि भाई आपने क्या किया है, प्रोक्लेम की है नेशनल इमरजेंसी, उसके 1 मंथ के वो डेट के जिस दिन अप्रूवल किया है किसके लिए, नेशनल इमरजेंसी के, उसके जस्ट 1 मंथ के अंदर अंदर क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आपको परमिशन लेनी होगी। ये चीज़ें इनिशियली 2 मंथ में थी, फिर क्या किया गया, इसको कम किया गया। क्या किया गया, 1 मंथ के अंदर ही अप्रूवल लेना होगा। और ये कम कब किया गया, तो अगेन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर ये भी चीज़ें क्या की गई, कम की गई कि आपको 1 मंथ के अंदर अंदर ही अप्रूवल लेना पड़ेगा बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा का। हाउएवर इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशू एट अ टाइम व्हेन द लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व or the dissolution of a Lok Sabha take places during the period of a 1 month without the approval of the proclamation, then the proclamation survives until the 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstructions, provided the Rajya Sabha has in the मीन टाइम अप्रूव्ड इट। मतलब अब देखो ये तो हमने देखा भाई 1 मंथ के अंदर अंदर नेशनल इमरजेंसी को क्या करना होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अप्रूवल लेना होता है। बट अगर लोकसभा क्या होगी, बिना उसको अप्रूवल दिए डिसॉल्व होगी तो क्या होगा, तो भाई जैसे ही न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड होगी लोकसभा आएगी, उसकी फर्स्ट सिटिंग होगी, उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर क्या करना होगा, लोकसभा से इसको पास करना होगा। उस ड्यूरेशंस में क्या है, राज्यसभा से अप्रूवल मिल जाना चाहिए। तो अगर ये डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा तो क्या करना पड़ेगा, जब न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा आती है तो वो जब उसकी फर्स्ट सेटिंग होती है उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं लोकसभा से अप्रूवल लेना होगा। और इस बीच क्या, और राज्यसभा से अप्रूवल तो मिल ही जाएगा और वो चीज़ें क्या होगी, कंटिन्यू होगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है विद इन द 1 मंथ। ये इनिशियली 2 मंथ था, 1 मंथ कब किया गया, 1978 में बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है विदाउट बीइंग गिवन द अप्रूवल टू द नेशनल इमरजेंसी, तो न्यूली लोकसभा जब कॉन्स्टिट्यूट होती है आफ्टर द जनरल इलेक्शन, न्यू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट उसकी फर्स्ट सिटिंग से 30 डेज़ के अंदर अंदर उसको अप्रूवल करना होगा। अगर नहीं होता है तो ये जो नेशनल इमरजेंसी हो जाएगी वो क्या होगी, इट विल बी सीजेस टू बी द कंटिन्यूएशंस, यानी कि वो इमरजेंसी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इसके अलावा इफ़ अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट द इमरजेंसी कंटिन्यू फॉर द, इफ़ अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट
इमरजेंसी कंटिन्यू फॉर द 6 month एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इनडेफिनेट पीरियड विद एन अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 month। मतलब एक बार क्या हुआ, दोनों लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल हो गया तो ये इमरजेंसी क्या होगी, 6 month तक कंटिन्यू रहने वाली है। उसके बाद अगेन लोकसभा और राज्यसभा से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर ये क्या होगी, 6 month तक, वापस लोकसभा राज्यसभा से फिर 6 month तक। कोई इसका क्या है, अपर टाइम लिमिट नहीं है। तो ये चीज़ें क्या है, नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी बट प्रोवाइडेड 6 month में क्या होना होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से क्या लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा एवरी 6 month। रिमेंबर, जब भी अप्रूवल नहीं मिला ना तो ये जो इमरजेंसी क्या हो जाएगी, सीजेस टू बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि ये जो इन्फोर्समेंट है इमरजेंसी का वो पूरा हो जाएगा, नॉर्मल चीज़ें हो जाएगी। दिस प्रोविजन फॉर द पीरियोडिकली पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ऑल्सो एडेड। और ये जो 6 मंथ का अप्रूवल का पीरियड है ये भी 1978 के अंदर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या किया गया था, ऐड किया गया था। इसके पहले क्या था, द इमरजेंसी वंस अप्रूव बाय द पार्लियामेंट कुड रिमेन्स इन द ऑपरेशन एज लॉन्ग एज द कैबिनेट डिजायर्ड। इसके पहले क्या हुआ करता था 1978 पे से 78 पे के पहले, भाई लोकसभा राज्यसभा ने एक बार खाली अप्रूवल दे दिया तो इमरजेंसी कंटिन्यू रहती थी। कब तक, जब तक कैबिनेट जो है वो उसको क्या नहीं करे, हटा ना दे, तब तक कंटिन्यू रहती थी। 6 मंथली अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। बट 1978 के बाद बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 6 मंथ की अप्रूवल की कैप लगा दी गई थी। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, ज़्यादा चीज़ें चेक्स एंड बैलेंस के थ्रू करी गई थी बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। क्लियर। However, if the dissolution of a Lok Sabha take places during the period of 6 months without the approving the further continuation of the emergency, then the proclamation survive until the 30th day of the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha in the meantime। Again वही चीज़ें, अगर इसका डिसोल्यूशन हो जाता है विदाउट बीइंग अप्रूवल, भाई 6 मंथ तक तो ये चली, अप्रूवल फर्स्ट अप्रूवल मिल गया, फिर सेकेंड अप्रूवल मिलने से पहले क्या होगी, लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग होगी, उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर अगेन अप्रूवल देना होगा। नहीं दिया तो सीजेस टू बी नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी, अगर दिया तो अगेन 6 मंथ तक रहेगी, फिर अगेन 6 मंथ बाद वापस अप्रूवल लो और 6 मंथ तक रहेगी। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है और ये 1978 के अंदर ऐड की गई थी। रिमेंबर दिस थिंग्स। इसके अलावा एवरी रिजोल्यूशंस मीन्स every resolution approving the proclamation of emergency or its continuation must be passed by either houses of the parliament by a। अब कैसे अप्रूवल लेना है भाई, लोकसभा और राज्यसभा का अप्रूवल तो लेना है 6 मंथ में, और इनिशियली जब भी फर्स्ट टाइम इम्पोज की गई तो 1 मंथ के अंदर ही लेना है। तो ये अप्रूवल किस टाइप की मेजोरिटी से पास होना चाहिए दोनों में से, तो भाई स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए दोनों किसके अंदर, हाउसेस के अंदर। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, तो मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउसेस, मतलब मोर देन 50% ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस plus a majority of not less than 2/3 of the member of that house present and voting plus majority of 2/3 present and voting। ये मेजोरिटी के थ्रू, जो कि एक स्पेशल मेजोरिटी का ही पार्ट है। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी क्या होती है, इसके लिए भी हमारा एक डेडिकेटेड लेक्चर है, इसी सीरीज़ पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, आप जाके उसको देख सकते हैं, रिफ़र कर सकते हैं। क्लियर। तो 2/3 ऑफ द मेंबर किस मेजोरिटीज़ के साथ, तो मोर देन 50% ऑफ द एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेस प्लस मोर देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये अप्रूवल्स के थ्रू क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं इमरजेंसी को अप्रूवल किया जाना चाहिए। दिस स्पेशल मेजोरिटी प्रोविजंस वॉज इंट्रोड्यूस बाय द, अब ये प्रोविजंस स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होगा लोकसभा और राज्यसभा से, जो अब प्रोक्लेमेशन होती है नेशनल इमरजेंसी की, वो भी कहीं ना कहीं क्या है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर ही ऐड किया गया था। क्योंकि बिफोर क्या था, बिफोर दैट ये जो इमरजेंसी को अप्रूवल देना होता था लोकसभा और राज्यसभा से, ये सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से दिया जाता था। बट आफ्टर 1978 बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविज़न डाल दिया गया कि भाई मोर देन 50% ऑफ द एंटायर स्ट्रेंथ प्लस मोर देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग के थ्रू ही क्या करना है, लोकसभा और राज्यसभा को अप्रूवल करना है। फिर वो इमरजेंसी 6 मंथ तक कंटिन्यू रहेगी, अगेन अप्रूवल देना है, फिर ही वो कंटिन्यू रह पाएगी। तो 6 मंथ के गैप पे क्या है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू अप्रूवल लेना होता है। 1978 से पहले सिंपल मेजोरिटी थी, बट 1978 के बाद क्या हुई, ये स्पेशल मेजोरिटी हो गई थी। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई रिवोकेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी को कैसे हटाया जा सकता है, तो रिमेंबर अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी में भी रिवोक बाय द, कौन इसको रिवोक कर सकता है, तो भाई प्रेसिडेंट कर सकता है एट एनी टाइम।
प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इमरजेंसी को हटा सकता है एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। सच अ प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो क्या, एक प्रोक्लेमेशन के थ्रू नेशनल इमरजेंसी को हटा सकता है, और ये प्रोक्लेमेशन होगा, रिजोल्यूशन होगा, उसको क्या है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सच अ प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। फर्दर द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इफ द लोकसभा। अब देखो, एक तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट भी अप्रूव क्या करता है, रिवोक कर सकता है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि भाई लोकसभा एक रिजोल्यूशन पास करती है जो क्या है, कहीं ना कहीं ये नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करने का रिजोल्यूशन होता है, उसको पास करती है क्या, लोकसभा, कि भाई ये जो नेशनल इमरजेंसी है उसको हम डिसअप्रूव कर रहे हैं कि उसका कंटिन्यूएशन नहीं होना चाहिए, तो भी क्या करता है, क्या किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है। तो लोकसभा इस पर क्या करते हैं, नेशनल इमरजेंसी को डिससेटिस्फाई कर दे, यानी कि उसके कंटिन्यूएशन से डिससेटिस्फाई हो तो भी उसको रिवोक किया जा सकता है। प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन से भी उसको रिवोक किया जा सकता है। अगेन ये जो सेफगार्ड है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा का सेफगार्ड, के लोकसभा भी चाहे तो उसको रिवोक कर सकती है। ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंदर क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके पहले क्या था, वही प्रोक्लेमेशन हो गया, कुड बी रिवोक बाय द प्रेसिडेंट ऑन हीज और ऑन। इससे पहले सिर्फ प्रेसिडेंट जो है वही क्या कर सकता था, अपने आप इमरजेंसी को रिवोक कर सकता था। इन लोकसभा के पास ऐसा कोई कंट्रोल नहीं देखने को मिलता था बिफोर 1978, बट आफ्टर 1978 लोकसभा के पास भी पावर देखने को मिलती है कि वो क्या कर सकती है, रिजोल्यूशन पास करके नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकती है। यही जो 44th 1978 का अमेंडमेंट देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसने ऑल्सो प्रोवाइड किया था कि वेयर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अ मेंबर ऑफ अ लोकसभा गिव अ रिटर्न नोटिस टू द स्पीकर। जहाँ पे क्या होता है, 1/10 ऑफ द लोकसभा मेंबर वो क्या करें, अगर रिटर्न नोटिस देते हैं, किसको, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को देते हैं रिटर्न नोटिस, और टू द प्रेसिडेंट इफ द हाउस इज नॉट इन द सेशन। अगर सेशन में हाउस होगा तो स्पीकर को देंगे 1/10 मेंबर ऑफ अ लोकसभा, अगर सेशन में नहीं होगा तो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, क्योंकि सेशन में है नहीं, यानी कि प्रेसिडेंट तो कोई कर ही नहीं रहा है, हाउस ही सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट को रिटर्न नोटिस देंगे। क्या देंगे कि विद इन द 14 days फॉर द पर्पस ऑफ द कंसिडरिंग अ रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन, कि भाई 14 डेज़ के अंदर अंदर ये नोटिस दिया जाता है, किसके द्वारा, 1/10 ऑफ द लोकसभा मेंबर के द्वारा। किसको रिटर्न में नोटिस दिया जाता है, स्पीकर को अगर सेशन में हुई लोकसभा, प्रेसिडेंट को अगर सेशन में नहीं हुई तो विद इन द 14 डेज़ के भाई ये जो इमरजेंसी है उसका क्या करो, कंटिन्यूएशंस को हम डिसअप्रूव करते हैं। तो ये लोकसभा के थ्रू ये जो प्रोक्लेमेशन है वो इस तरीके से होता है कि 1/10 मेंबर जो है वो क्या करते हैं, रिटर्न में ये प्रोक्लेमेशन को देते हैं स्पीकर को और प्रेसिडेंट को, अगर सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट, सेशन में हो तो स्पीकर को, कि आप ये प्रोक्लेमेशन को क्या करो, रिवोक करो। और ऐसा रिजोल्यूशन जो है ऑफ डिसअप्रूविंग इज अ डिफरेंट फ्रॉम अ रिजोल्यूशन अप्रूविंग द कंटिन्यूएशंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन इन द फॉलोइंग टू रिस्पेक्ट। अगेन अप्रूवल करने के लिए क्या था, स्पेशल मेजोरिटी थी, बट यहाँ पे जो डिसअप्रूव करने के लिए जो है मेजोरिटी वो क्या है, तो थोड़ी सी अलग है। क्या है तो देखते हैं। फर्स्ट थिंग क्या देखने को मिलती है, द फर्स्ट वन इज़ रिक्वायर्ड टू बी पास बाय द लोकसभा ओनली वाइल द सेकेंड वन नीड्स टू बी पासिस बाय द बोथ द हाउसेस। फर्स्ट वन क्या बोलता है, अ रिजोल्यूशन ऑफ disapproval is a different from a resolution approving the continuation of the proclamation of emergency। यानी कि अगर द फर्स्ट वन इज़ रिक्वायर्ड टू बी पास बाय द लोकसभा ओनली, मतलब अगर रिवोक करना है तो सिर्फ लोकसभा को रिजोल्यूशन पास करना है, वो भी 1/10 लोगों के द्वारा। बट अगर इम्पोज करनी है नेशनल इमरजेंसी जो हमने आगे देखी तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का रोल होगा और वो भी स्पेशल मेजोरिटी होगी। यहाँ पे तो क्या है, 1/10 मेंबर के द्वारा ही करना होगा। दूसरा अगर रिवोक करना है तो ये क्या है, सिंपल मेजोरिटी से ही रिवोक हो जाएगी, बट अगर उसको इम्पोज करना है तो क्या है, स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है। तो ये लोकसभा जो रिजोल्यूशन पास करती है 1/10 के द्वारा, इसको सिंपल मेजोरिटी से क्या किया जा सकता है, डिसअप्रूव किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है। बट ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, तब लोकसभा राज्यसभा को सेपरेटली पास करना होगा, किसको, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी को, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से सेपरेटली। बट जब रिवोक करने की बात आती है तो लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से रिवोक कर सकती है जब 1/10 मेंबर रिटर्न में देते हैं, किसको, स्पीकर या प्रेसिडेंट को, तो 14 डेज़ के अंदर वो चीज़ें कंसिडर करके रिवोक करना होगा। तो इन शॉर्ट प्रेसिडेंट और लोकसभा दोनों क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज का लेक्चर एक काम करते हैं हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम का कंस्टेंट है। तो चलिए क्या करते हैं, हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या बात की, एक बार
हम अगेन रिवाइज कर लेते हैं, एक ब्रीफ रिकेप करते हैं। तो आज हमने बात की इमरजेंसी प्रोविजंस, किस तरीके से एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके अंदर नेशनल इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर दिए गए हैं, किस तरीके से ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बनाते हैं। पार्ट 18 के अंदर देखने को मिलते हैं 3 टाइप की इमरजेंसी देखने को मिलती है, नेशनल, प्रेसिडेंट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कौन से ग्राउंड्स पे इम्पोज की जाती है, तीनों ग्राउंड्स हमने डिटेल में डिस्कस किए। किस तरीके से ऐड किया गया था, थर्ड ग्राउंड को चेंज किया गया था, वो भी हमने बात की। पार्लियामेंट का किस तरीके से अप्रूवल और किन किन ड्यूरेशंस के अंदर 6 मंथ के अंदर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमने बात की। और किस तरीके से रिवोकेशंस की पार्लियामेंट के पास भी, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के पास भी रिवोकेशंस की यानी कि हटाने की नेशनल इमरजेंसी पावर होती है अलोंग विद द प्रेसिडेंट। क्लियर है? तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होगी, ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आंसर करूँगा। और आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल्स को। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय